हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें हमारा चैप्टर 2 चल रहा है। और आज हम चैप्टर 2 का नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वाला टॉपिक शुरू करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, हमारा लास्ट का एक टॉपिक बचा था जिसका नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये मैं बताना भूल गई थी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जो घर की छतों पे गिरता है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो उस पानी को हम स्टोर करते हैं और फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। उसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो 2 घंटे की जो एक बारिश होती है ऑन एन एवरेज, तो 2 घंटे की एक बारिश में हम 8000 लीटर पानी सेव कर सकते हैं अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पे। स्कूल के बच्चे हैं, एग्जीबिशन देखने गए हैं। हैंडीक्राफ्ट्स का एक एग्जीबिशन लगा हुआ है। तो उस एग्जीबिशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो मोना ने एक बैग उठाया और देखा कि कितना अच्छा बैग है, व्हाट अ ब्यूटीफुल हैंड बैग। तो टीचर ने बताया कि ये जो हैंड बैग है ना, ये जूट का बना हुआ है। फिर उसने देखा, टीचर ने बताया कि ये जो बास्केट्स है, लैम्प शेड्स है, चेयर्स है, ये सारी की सारी किस चीज़ की बनी हुई है? केन्स एंड बैम्बूज की बनी हुई है। और इंडिया का जो ईस्टर्न रीजन है या नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन है, वहाँ पे बैम्बू प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। बहुत सारे बैम्बू प्लांट्स वहाँ पे होते हैं। फिर एक बच्चा था जैसी, उसने सिल्क स्कार्फ देखा। तो सिल्क स्कार्फ देखकर उसने बोला कि कितना ही ब्यूटीफुल स्कार्फ है। तो फिर से टीचर ने बताया कि जो सिल्क है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है, और सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो मलबेरी ट्रीज पे ब्रीड करते हैं। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे हैं, इनसे हमें बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमने इस स्टोरी में पढ़ा कि जूट बैग्स है, बास्केट्स है, लैम्प शेड्स हो गए, चेयर्स हो गई, स्कार्फ हो गया। तो ये सारी चीज हमें नेचर से मिल रही है, प्लांट से मिल रही है, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ से मिल रही है, और इन चीजों को हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ ये होती कहाँ पे है? ये मिलती है बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जहाँ पे ये तीनों के तीनों चीजें मिलती है। ठीक है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ये जो तीनों की नैरो जोन है जहाँ पे ये तीनों चीजें मिल रही है, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। और वहीं पे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है। बायोस्फीयर में जो लिविंग बीइंग्स है वो अपने सर्वाइवल के लिए इंटररिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। और ये सारे का सारा जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों ही हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि वेजिटेशन से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है और वाइल्ड लाइफ से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है जिसको हम यूज़ करते हैं। प्लांट्स से हमें लकड़ी मिलती है और उस लकड़ी का हम फर्नीचर बनाते हैं। एनिमल्स को प्लांट्स शेल्टर देते हैं। इसके अलावा जो सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं प्लांट्स ही प्रोड्यूस करते हैं। सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं और उसी सॉइल में हम अपनी क्रॉप्स ग्रो करते हैं। प्लांट्स एज अ शेल्टर बेल्ट काम करते हैं। हमने सॉइल वाले टॉपिक में पढ़ा था कि प्लांट्स की एक शेल्टर बेल्ट बनाने से सॉइल इरोजन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा प्लांट्स अंडरग्राउंड वाटर की स्टोरेज में हेल्प करते हैं। प्लांट्स हमें फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स हो गया, तारपीन ऑयल हो गया, गम, मेडिसिनल प्लांट्स है बहुत सारी जिनसे हमें मेडिसिन मिलती है। इसके अलावा प्लांट से हमें पेपर मिलता है और उस पेपर से कितनी सारी बुक्स बनती है, नोटबुक्स बनती है, और उन बुक्स से हमें कितनी ज़्यादा नॉलेज मिलती है। ठीक है, नो डाउट जो बुक्स के अंदर मटेरियल होता है वो तो ह्यूमन से नहीं लिखा होता है, बट पेपर तो मिलता है ना, और पेपर हमारी स्टडीज़ में यूज़ होता है। इसके अलावा प्लांट से और भी बहुत सारे जो है हमें चीज़ें मिलती है जो हम यूज़ करते हैं। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स आ जाते हैं, बर्ड्स और इंसेक्ट्स, और इवन के जो एक्वाटिक लाइफ है, जो पानी में रहने वाले हैं एनिमल्स और बर्ड्स नहीं बोलेंगे, एनिमल्स, वो भी वाइल्ड लाइफ में ही आ जाते हैं। वाइल्ड लाइफ से हमें क्या मिलता है? मीट,
एनिमल्स से हम मीट लेते हैं, उनको मारकर खाते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, काऊ हो गया, बफलो, गोट, इनसे हमें मिल्क मिलता है। हाइड्स उनकी हम स्किन यूज़ करते हैं, उससे लेदर बनाते हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं उनसे हमें वूल भी मिलती है। कुछ इंसेक्ट्स लाइक बीज हो गया, बीज हमें हनी देती है, तो हनी बीज होती है, उससे हमें हनी मिलता है। बीज फ्लावर्स की पॉलिनेशन में हेल्प करती है। इसके अलावा हमारे इकोसिस्टम में एज ए डिकम्पोजर भी इंसेक्ट्स काम करते हैं। बहुत सारे बर्ड्स हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं और एज अ डिकम्पोजर काम करते हैं। वल्चर की बात कर लें तो वल्चर क्या है, जो वल्चर है वो डेड एंड डिकेइंग चीज़ें खाता है, जो डेड एनिमल्स होते हैं उसको खाता है। इसीलिए जो वल्चर है वो स्कैवेंजर की कैटेगरीज में आता है। तो जो वल्चर है वो स्कैवेंजर है और एक तरह का हमारे जो इन्वायरमेंट को साफ करता है वल्चर, क्योंकि जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको वो खा जाता है और हमारे इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं वो क्लीन कर रहा है। एनिमल चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में एक बैलेंस है उसको बनाकर रखता है, बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। तो वल्चर के बारे में एक छोटी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। जो इंडिया में वल्चर है ना, वो आज की डेट में काफ़ी मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? किडनी फेलियर की वजह से मर रहे हैं। किडनी फेलियर क्यों हो रहा है? अब देखो वल्चर्स क्या है, स्कैवेंजर्स है, डेड लाइव स्टॉक को खाते हैं। अब वो जो एनिमल्स है, उन एनिमल्स के ट्रीटमेंट के लिए हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं जिसमें डलता है डिक्लोफेनेक। ठीक है, डिक्लोफेनेक पेन किलर में यूज होता है। डिक्लोफेनेक नाम का जो सॉल्ट है वो पेन किलर में यूज होता है। जैसे एस्प्रिन की टैबलेट आती है या आइबुप्रोफेन की टैबलेट आती है, उसमें भी डिक्लोफेनेक, थोड़ी बहुत डिक्लोफेनेक का सॉल्ट आता है। तो जो एनिमल्स हैं जब वो बीमार होते हैं तो उनको हम दवाई देते हैं तो उसमें डिक्लोफेनेक का सॉल्ट होता है जब हम उनको पेन किलर देते हैं। वो एनिमल जब मर जाता है तो उसको कौन खाता है? वल्चर खाता है। अब उनकी बॉडी में डिक्लोफेनेक का सॉल्ट तो होता है ना, तो उसको जब वल्चर खाता है तो वही डिक्लोफेनेक वल्चर के बॉडी में चला जाता है। तो उसकी वजह से जो वल्चर है, वल्चर मर रहे हैं किडनी फेलियर की वजह से, और वल्चर में ब्रीडिंग प्रॉब्लम भी आ रही है। इसीलिए इंडिया में एनिमल्स के लिए डिक्लोफेनेक जो है वो बैन करी हुई है। एनिमल्स को डिक्लोफेनेक देना लीगल नहीं है इंडिया में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन की। नेचुरल वेजिटेशन की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है किसी जगह के टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे। जो वर्ल्ड के मेजर वेजिटेशन टाइप्स है वो कौन से हैं? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स एंड टुंड्रा वेजिटेशन। जिन एरियाज में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। तो अब ये जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को लिए चाहिए होता है पानी। ठीक है, जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ पे जो जंगल होते हैं, घने जंगल होते हैं, डेंस फॉरेस्ट होते हैं। जैसे जैसे मॉइस्चर का अमाउंट, जो बारिश है, रेनफॉल है या पानी है, वो कम होता जाता है, वैसे वैसे ट्रीज का साइज भी कम होता जाता है और वेजिटेशन की जो डेंसिटी है वो भी कम होती जाती है, क्योंकि जंगलों के लिए चाहिए होता है पानी। पानी कहाँ से आता है? रेनफॉल से आता है। तो जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती है वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होते हैं और बड़े बड़े पेड़ पौधे भी होते हैं। जहाँ पे बारिशें, फिर जैसे जैसे अमाउंट ऑफ रेनफॉल और मॉइस्चर कम होता जाता है, वैसे वैसे ट्रीज का साइज भी कम होता जाता है और डेंसिटी भी कम होती जाती है। और जिन रीजन्स में मॉडरेट रेनफॉल होती है, अब जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पे ट्रीज बड़े होते हैं और जंगलों की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। जिन रीजन्स में मॉडरेट रेनफॉल होती है वहाँ पे ग्रासलैंड्स होते हैं। इसके अलावा जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है वहाँ पे होते हैं थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स, जो ड्राई एरियाज में होते हैं, लो रेनफॉल वाले एरियाज में होते हैं। और ये वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, जो ड्राई रीजन्स में प्लांट्स होते हैं, उनकी डीप रूट्स होती है, थॉर्नी लीव्स होते हैं। थॉर्नी लीव्स जो कांटे वाले लीव्स होते हैं, और उनका जो सरफेस होता है लीव्स का वो वैक्सी सरफेस होता है, सो दैट कि ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर लॉस ना हो। वैक्सी सरफेस से जो एवेपोरेशन है वो कम होती है। और थॉर्नी लीव्स क्यों होते हैं? सो दैट कि अब देखो जो थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, उनका सरफेस एरिया बहुत ही कम होता है और उसकी वजह से जो वाटर लॉस है प्लांट का वो भी कम होता है। डीप रूट्स होती है सो दैट कि अंडरग्राउंड वाटर भी वो ले सके।
जो टुंड्रा वेजिटेशन है पोलर रीजन्स की, कोल्ड पोलर रीजन की जो टुंड्रा वेजिटेशन है उसमें कुछ मॉसस एंड लाइकन्स वगैरह ही होते हैं। पोलर रीजन में एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है जिसकी वजह से वेजिटेशन बहुत ही स्कार्स होती है, बहुत कम वेजिटेशन होती है, उसमें मॉसस और लाइकन्स वगैरह की कुछ स्पीसीज ही मिलती है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर हम आज से 200 साल पहले की बात करें तो पॉपुलेशन बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पिछले 200 सालों में तो बहुत ही रैपिडली पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनके खाने के लिए चीज़ें चाहिए, ठीक है। उनके अब खाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉप्स ग्रो करेंगे। क्रॉप्स ग्रो करने के लिए हमें चाहिए लैंड, तो लैंड कहाँ से आएगी, जंगलों को साफ करके। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड्स को पूरा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट काट रहे हैं और उसकी जगह पे क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। तो बेसिकली हम फॉरेस्ट को एग्रीकल्चरल लैंड में चेंज कर रहे हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फॉरेस्ट कवर है वो बहुत ही रैपिडली कम हो रहा है। तो इसीलिए हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि फॉरेस्ट हमारा एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। तो फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए क्या करना चाहिए, अब हम वो देखते हैं। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट हमारा एक वेल्थ है, हमारा धन है। फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। फॉरेस्ट से प्लांट्स को शेल्टर मिलता है, एनिमल्स को शेल्टर मिलता है, और वो दोनों ही मिलके फॉरेस्ट से एनिमल्स प्लांट्स में रहते हैं। उल्टा बोल दिया मैंने, प्लांट्स को शेल्टर नहीं मिलता, प्लांट्स एनिमल्स को शेल्टर देते हैं और वो दोनों मिलकर इकोसिस्टम में एक बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अगर एनिमल्स नहीं होंगे तो प्लांट्स का कोई फायदा नहीं है, अगर प्लांट्स नहीं है तो एनिमल्स जी नहीं पाएंगे, एनिमल्स मर जाएंगे। अब हम अपने फायदे के लिए बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं नेचर में। अब क्लाइमेट में चेंजेस आ रही है, ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो नेचुरल हैबिटेट है प्लांट्स और एनिमल्स का, नेचुरल हैबिटेट को हम कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हैं। बहुत सारी प्लांट की स्पीसीज़ और एनिमल्स की स्पीसीज़ जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आ रही है या इंडेंजर्ड कैटेगरीज में आ गई है, और कुछ स्पीसीज़ तो ऐसी है जो कि ख़त्म होने की कगार में आ गई है। हम प्लांट्स को अपने फ़ायदे के लिए काट रहे हैं। जिन प्लांट्स का हमें ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है हम उन प्लांट्स को काट काट के कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हैं। एनिमल स्पीसीज़ तो ख़त्म हो ही रही है, हम प्लांट स्पीसीज़ को भी ख़त्म कर रहे हैं। बहुत सारी स्पीसीज ऐसी है जो वल्नरेबल कैटेगरीज में है, बहुत सारी इंडेंजर्ड में है, और बहुत सारी तो ख़त्म होने वाली ही है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, ये सब हो रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, सॉइल इरोजन की वजह से, हमारी जो कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हैं, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, जंगल साफ कर रहे हैं, उसकी वजह से, फॉरेस्ट फायर की वजह से, सुनामी या लैंडस्लाइड्स की वजह से। अब इसमें कुछ ह्यूमन फैक्टर्स है और कुछ नेचुरल फैक्टर्स है, जो दोनों मिलकर कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी जो रिसोर्सेज है उनको ख़त्म कर रहे हैं। और इनमें एक सबसे बड़ा जो मेजर रीज़न है ख़त्म होने का वो है पोचिंग। हम एनिमल्स की पोचिंग कर रहे हैं। पोचिंग की वजह से जो नंबर है स्पीसीज का वो बहुत ही शार्पली डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। एनिमल्स की अब कई कंट्रीज में एनिमल्स की पोचिंग इलीगल भी है। जैसे कि अब एनिमल्स की पोचिंग हम करते क्यों है, क्योंकि हमें उनके बॉडी पार्ट्स चाहिए होते हैं, हम उनके बॉडी पार्ट्स का ट्रेड करते हैं और उनसे अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। अब कुछ कंट्रीज में एनिमल्स की ये जो बॉडी पार्ट्स हैं इनका ट्रेड इलीगल है, जैसे कि हाइड्स हो गया, स्किन हो गई, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स, इवन के जो फेदर्स होते हैं उनका भी इलीगल ट्रेड होता है और उसके लिए एनिमल्स को मारा जाता है। और ये जो ट्रेड होता है ये इलीगल होता है। लीगली जो एनिमल्स है उनको मारना जो है वो बैन किया हुआ है। बहुत सारी कंट्रीज में बैन है, मतलब सारी में नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज में इलीगल किया हुआ है कि आप एनिमल्स को नहीं मार सकते। अब कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनको हम मारते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उनके स्किन्स यूज़ होते हैं, उनके नेल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि टाइगर हो गया, लायन हो गया, एलिफेंट हो गया। एलिफेंट टीथ जो है इसका बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो उसके लिए एलिफेंट को भी मारा जाता है। डियर हो गया, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसेरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, तो इनको हम मार रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, इनके बॉडी पार्ट्स की इलीगल ट्रेडिंग के लिए इनको हम मार रहे हैं। तो अब इनको कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनको कंजर्व करने के लिए हमें लोगों में
अवेयरनेस इंक्रीज करनी चाहिए कि एनिमल्स की पॉपुलेशन अगर कम होगी तो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो खतरा है। ऐसे नहीं है कि अगर हम सारे के सारे एनिमल्स को मार देंगे तो हम चैन से जी पाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम भी अपने सर्वाइवल के लिए एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। तो एनिमल्स की कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाए हुए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हुए हैं टू प्रोटेक्ट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो क्रीक्स की कंजर्वेशन, लेक्स की कंजर्वेशन, वेटलैंड्स की कंजर्वेशन ये बहुत ही ज़रूरी है सो दैट कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकें, उनको डिप्लीशन से बचा सकें। इन्वायरमेंट में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट में बैलेंस बनाने के लिए अब जो सारी स्पीसीज़ है उनका जो रिलेटिव नंबर है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक स्पीसीज़ की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, दूसरे की बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर किसी स्पीसीज़ की पॉपुलेशन 10 है, दूसरी स्पीसीज़ की पॉपुलेशन 5 है, तो उनका जो नंबर है ना वो मेंटेन होना चाहिए। अगर एक की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो दूसरे की भी बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक की पॉपुलेशन 10 से बढ़ के 20 हो गई है, दूसरे की 5 से कम होकर 2 या 1 ही रह गई है। तो इससे क्या है, इसमें जो नेचर में बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है और इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है अगर वो खराब होगा तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट ह्यूमन पे भी पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज है जो वर्ल्ड में नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट कर रही है, बहुत सारी स्पीसीज के नेचुरल हैबिटेट्स को खत्म कर रही है। हम बहुत सारे बर्ड्स को और एनिमल्स को मार रहे हैं और जो हम इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग कर रहे हैं इससे कुछ जो इनकी स्पीसीज है बर्ड्स की या एनिमल्स की वो या तो एक्सटिंक्ट होने वाली है या फिर कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो भी चुकी है जो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, कुछ खत्म होने की कगार पे है, बस कुछ नंबर ही बचा है इन स्पीसीज का। अगर हम उनको भी मार देंगे तो ये स्पीसीज भी खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इनकी कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुरू करने चाहिए, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, वन महोत्सव हो गया। तो इससे क्या है, इससे लोगों को कम्युनिटी लेवल पे और रीजनल लेवल पे इनकरेज करना चाहिए वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। इवन के जो स्कूल चिल्ड्रन है उनको भी इनकरेज करना चाहिए पेड़ पौधों को और पक्षियों को बचाने के लिए। उनको बर्ड्स दिखाने चाहिए, नेचर कैंप्स में विजिट करवाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि इनके क्या क्या बेनिफिट्स है हमारे लिए और उनके बारे में जो नॉलेज है प्रॉपर बच्चों को स्कूल लेवल पे देनी चाहिए सो दैट कि वो उनकी रिस्पेक्ट करें, उन स्पीसीज की, उनके हैबिटेट्स को आगे जाकर प्रोटेक्ट करने में हेल्प करें। बहुत सारी कंट्रीज में जो बर्ड्स और एनिमल्स की किलिंग है उनके अगेंस्ट लॉ पास किए हुए हैं कि आप बर्ड को या एनिमल को मार नहीं सकते। अगर आप किसी भी बर्ड को या एनिमल को मारोगे तो उसके लिए आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इवन के इंडिया में भी कुछ एनिमल्स को मारना इलीगल है, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पीकॉक, इसको आप इंडिया में भी नहीं मार सकते। अगर मारोगे तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा, जैसे कि सलमान खान के साथ हुआ था। फिर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई थी साइट्स की, जिसमें बहुत सारी स्पीसीज की, एनिमल्स की स्पीसीज और बर्ड स्पीसीज की एक लिस्ट बनाई गई थी जिनका ट्रेड प्रोहिबिटेड किया हुआ है कि आप इन स्पीसीज का, जो बर्ड्स की ये स्पीसीज है या एनिमल्स की स्पीसीज है, आप इसका ट्रेड नहीं कर सकते, इनको बेच नहीं सकते। प्लांट्स और एनिमल्स की कंजर्वेशन करना हर एक सिटीजन की एक एथिकल ड्यूटी भी बनता है। ऐसे नहीं है कि अगर गवर्नमेंट लॉ पास करेगी तभी हम एनिमल्स को या प्लांट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, सेव करेंगे। हमारी एक एथिकल ड्यूटी भी बनती है, हम अपने लेवल पे भी उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको सेव करें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, राइट। फिर आगे साइट्स के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है। साइट्स क्या है? साइट्स है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट के बीच में। तो इसका एम क्या है? इसका एम है जो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स है उनके सर्वाइवल को बचाना, उनके सर्वाइवल को कोई थ्रेटन ना हो उसको रोकना और उसका जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको
चेक करना। तो इसमें रफली 5000 स्पीसीज एनिमल्स की आती है और 28,000 स्पीसीज प्लांट्स की आती है जिसको प्रोटेक्ट किया गया है। फॉर एग्जांपल बियर्स हो गए, डॉल्फिन हो गए, कैक्टाई हो गए, कोरल्स हो गए, ऑर्चिड्स हो गए, एलोज हो गए, ये कुछ स्पीसीज है जो कि साइट्स में आती है, साइट्स की लिस्ट में आती है जिनको प्रोटेक्ट किया गया है अंडर साइट्स एग्रीमेंट, राइट। फिर बात करते हैं नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स की। नेशनल पार्क क्या है? नेशनल पार्क एक प्रोटेक्टेड एरिया है जिसमें एक या एक से ज़्यादा इकोसिस्टम आते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें एनिमल की जो स्पीसीज़ है उनकी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है और आने वाली जनरेशन्स को भी आगे प्रोटेक्ट किया जाएगा नेशनल पार्क्स में। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स भी एक प्रोटेक्टेड एरियाज ही है जो आपस में इंटरलिंक्ड है। तो इसमें कंजर्वेशन का काम होता है और डेवलपमेंट का और रिसर्च एक्टिविटीज होती है बायोस्फीयर रिजर्व्स में। जो नेशनल पार्क्स है उसमें विजिटर्स जा सकते हैं, जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं, तो टूरिस्ट नेशनल पार्क को विजिट करने जा सकते हैं, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व्स में टूरिस्ट की एंट्री प्रोहिबिटेड होती है। ये इसमें कुछ डिफरेंस है नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स में। बायोस्फीयर रिजर्व्स में बेसिकली रिसर्च का काम होता है एनिमल्स पे, कि जो एनिमल्स की स्पीसीज है उनको हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है और कौन कौन सी स्पीसीज का कितना नंबर बचा है, ये सारे जो काम है वो बायोस्फीयर रिजर्व्स में होते हैं। नेशनल पार्क एक एरिया है जिसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाता है और उसमें एनिमल्स को प्रिजर्व किया, मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है। जो प्रेजेंट जनरेशन है एनिमल्स की उसको प्रोटेक्ट किया जाता है और उनकी जो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स है उनको भी प्रोटेक्शन दी जाती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।